Hello everyone, what's up guys? My name is Vijay and I welcome all of you in this learning of Vigan Processing. So guys, आज की ये लेक्चर जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसी वजह से कि यहाँ पर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले कंसंट्रेशन के बारे में। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना है कि कंसंट्रेशन में अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट का कंफ्यूजन होते हैं, क्या होता है मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल परसेंटेज, मास परसेंटेज क्या होता है, उसके बाद मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो बहुत सारा कंसंट्रेशन टर्म होता है जिसमें अक्सर जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बट अभी जो है ये नहीं होगा क्योंकि बहुत अच्छे से इस क्लास में ये चीजों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो अपना पेन और पेपर लेके रेडी हो जाओ आप लोग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और पेन और पेपर से जो भी कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, वन बाय वन, बहुत अच्छे से, कोई जल्दबाजी नहीं होगा, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। सो हेडिंग लगा लो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, अब देखो ये कहां होता है कंसंट्रेशन, मतलब किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। डेफिनेटली हम लोग बात कर रहे हैं एक सॉल्यूशन की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी के पास ये चीज क्लियर होगा ना सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, एकदम बेसिक से चीजों को एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को ये चीज मैक्सिमम लोगों को पता होगा। किसी को मान लो थोड़ा बहुत डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो चलते छोटा छोटा बात अगर चाहो तो आप लोग इसकी भी कर सकते हो, बट देख लो अच्छा लगेगा। तो देखो क्या हो रहा है कि सोल्यूशन में दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ये दोनों चीजों को लेके दोनों कंपोनेंट से क्या बनते हैं, एक सॉल्यूशन बनते हैं नॉर्मली, ये सभी को पता होगा। अब देखो ये कंसंट्रेशन किसकी बात हो रही है, कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूशन की बात हो रहा है। कंसंट्रेशन किसका होता है, सॉल्यूशन का। अब ये कंसंट्रेशन ज्यादा होना, कम होना, इसका मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसमें जो सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉरी, जो सॉल्वेंट है उसमें जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसकी जो मात्रा है वो किस हिसाब से। ठीक है, मान के चलो कि एक सॉल्वेंट है मेरे पास 100 ml की। ओके, अब इस 100 ml की सॉल्वेंट में आप 1 चम्मच सॉल्ट डाले हो और ऐसा मान के चलो कि 10 ग्राम सॉल्ट डाले हो, तो आपका सॉल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट, इसी में अगर ये वाला सॉल्वेंट ले लो 100 ml का और इसी में आप लोग डाल दो 20 ग्राम सॉल्ट। अब क्या होगा कि जो वॉल्यूम बनेगा इसका वो तो सेम होंगे 100 ml, लेकिन उसमें देखो डिफरेंट मात्रा में क्या है, अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट है। पहला वाला जो सिस्टम है उसमें 10 ग्राम सॉल्ट डाले हम 100 ml में, सेकेंड वाला में 20 ग्राम सॉल्ट डाला गया है 100 ml की जो सॉल्वेंट है उसमें। समझ में आया। अब यहीं से जो है ना हम बता सकते कि कौन सा जो है मोर कंसेंट्रेटेड है, कौन लेस कंसेंट्रेटेड है। तो देखो जहां जो है ये सॉल्यूट की मात्रा कम है वो क्या होंगे, लेस कंसेंट्रेशन, उसका क्या होगा उस सॉल्यूशन का, लेस कंसेंट्रेटेड, और यू कैन से डाइल्यूट। तो डाइल्यूट का मतलब क्या समझते हो आप लोग, डाइल्यूट का मतलब होता है कि वेरी लो कंसेंट्रेशन, वेरी लो कंसेंट्रेशन, वेरी लो कंसेंट्रेशन। समझ में आया यहां तक। अब देखो यहां जो है एसएच को मान के चलो आप 50 ml दे दो, 50 ग्राम दे दो। ठीक है, तो और भी ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो 50 ग्राम सॉल्ट है तो ये है कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये है आपका कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। समझ में आया। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन बना यहाँ पर सॉल्यूट जो है हम लोग सॉल्ट लेके काम कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लिक्विड भी ले सकते हो, गैस भी ले सकते हो, इट डजंट मैटर, कोई भी सॉल्यूट जो है ले सकते हो। ठीक है, और इस हिसाब से सॉल्यूशन बनेगा। तो ये जो कंसेंट्रेशन है इसको बहुत सारा तरीका है रिप्रेजेंट करने का कि आपका क्या कंसेंट्रेशन होगा सॉल्यूशन का। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग नॉर्मली जो चीज यूज होता है जनरली उसमें थोड़ा फोकस करते हैं। तो पहला वाला जो पार्ट होता है ना गाइस, पहला वाला जो पार्ट होता है वो होता है आपका मास परसेंटेज।
तो अब आप लोगों को क्लियर होगा ये मास परसेंटेज एक्चुअल में होता क्या है, मास परसेंटेज। ठीक है, तो मास परसेंटेज किस हिसाब से लिखा जाता है ना, ये आपको ये बताता है कि मास ऑफ सल्यूट बटे में मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा यहां पर, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये देखो ऊपर वाला जो चीज है ना मास ऑफ सॉल्यूट, तो डेफिनेटली ये सॉल्यूट जितना भी मास हम लिए हैं यहां पर वो लिखेंगे, एंड मास ऑफ द सॉल्यूशन यहां नीचे लिखा जाएगा। तो ये दोनों में मास आ रहा है, मतलब वेट आ रहा है, तो W बाई डब्ल्यू करके भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एग्जांपल एक लेंगे तो बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर कर पाएंगे आप लोग। देखो जैसे कि 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, W बाई डब्ल्यू का मतलब क्या है, देखो 10% NaOH W बाई डब्ल्यू का मतलब है कि 10 ग्राम of sodium hydroxide is dissolved in 100 ml of solution, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पर मास लिए है ना इसलिए ग्राम यूज करना होगा, तो ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और जनरली हम लोग इसी हिसाब से बनाते हैं, 100 ग्राम के हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज पूछा जाएगा कि 10% NaOH सॉल्यूशन को का मतलब क्या है, तो डेफिनेटली यू कैन से दैट 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये इसका मतलब दिखाता है। और ये कब करते हैं हम लोग, मास बाई मास परसेंटेज कब करते हैं हम लोग, मास बाई मास परसेंटेज कब करते हैं, जब एक सॉल्यूट जो होता है वो आपका क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये चीज कब करेंगे हम लोग, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, जहां सॉल्यूट जो होगा आपका सॉलिड होंगे और लिक्विड होगा सॉल्वेंट, तब हम लोग इस हिसाब से कर सकते हैं मास परसेंटेज, और इसको मास बाई मास परसेंटेज भी बोला जा सकता है, मास बाई मास। ठीक है, मास बाई मास परसेंटेज। तो देखो किसी को यहां पर कोई दिक्कत हुआ, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है ये। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे, पहले ही बता दिया आप लोगों को, बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर करेंगे, तो कोई जल्दबाजी नहीं है कि फटाफट ये पढ़ा दिए, ये ऐसा होता है मास परसेंटेज मोलारिटी नॉर्मलिटी खत्म हो गया क्लास, नहीं होगा ऐसा। ठीक है, धैर्य बनाए रखो, सीखोगे कुछ, ये वादा रहा। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हाँ थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.5 में देख सकते हो आप लोग तो बेहतर होगा। अब देखो मास बाय वॉल्यूम करेंगे। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसका मतलब क्या होता है कि जो मास लेंगे हम लोग वो क्या होंगे, वेट में लेंगे, बता ये मास W का, वेट जो सॉल्यूट होगा वो आपका मास में रहेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये जो V है यहां पर वो आपका पूरा वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन की बात हो रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होता है आपका मास ऑफ सॉल्यूट बटे में टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। समझ में आया, इंटू 100। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग बात कर सकते हैं। तो देखो इसका मतलब एक एग्जांपल ले लो, मान के चलो कि आपको बोला गया है 10% m/v अर्थात मास बाय वॉल्यूम NaOH का मतलब बताओ, तो इसका क्या मतलब होगा बता दो सभी। बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, आप लोग बता सकते हो कि 10 ग्राम सॉल्यूट मतलब NaOH, 10 ग्राम NaOH is dissolved or present, you can say, in 10 gram NaOH is dissolved in 100 ml of
सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होंगे आपका वो क्या होंगे 100 ml। ठीक है, कैसे बनाओगे आप लोग इसको, देखो एक बीकर है, मान लो आपके पास एक बीकर होगा, एक बीकर है और इस बीकर में यहां 100 ml की जो है गिवन है, यहां पर 100 ml जो है उसका स्केलिंग किया हुआ है। अब क्या करेंगे 10 ग्राम जो है NaOH डालेंगे, यहां पर 10 ग्राम NaOH डाला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव टू फिल अप द वॉल्यूम, राइट। अब ऐड करो डिस्टिल वाटर, ऐड करो यहां पर डी आयोनाइज्ड वाटर एंड डिस्टिल वाटर ऐड कर सकते हो आप लोग, यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ये डिसॉल्व हो जाएंगे एंड देन वॉल्यूम मेकअप कर दो, यहां तक यहां तक यहां तक यहां तक, धीरे धीरे ले आओ यहां आके स्टॉप हो जाएगा। और ये जो सोल्यूशन बना यहां पर, ये सोल्यूशन है आपका 10% M/V सोल्यूशन। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं अभी। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब ये होता है आपका V बटे में V। ओके, तो देखो वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम लेंगे यहां पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय आपका होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके, इनटू 100। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल से चीजें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग। सुनाओ, टेक एन एग्जांपल, 10 ग्राम 10% आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथानल बनाना है। ठीक है, इथानल। अच्छा, किसको किसको पता है इथानल का फार्मूला, बताओ, कमेंट करो, इथानल का फार्मूला किसको किसको पता है। देखो 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथानल सॉल्यूशन बनाएंगे, तो डेफिनेटली क्या करेंगे हम लोग, इसका मतलब तो पहले समझ लो, इसका मतलब क्या होता है कि सर इसका मतलब होता है कि 10 ml इथानल is 10 ml of ethanol is present or dissolved in 100 ml of solution। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 10 ml of ethanol dissolve in 100 ml of solution। बहुत आसान है। अब इसको बनाएंगे कैसे, वो अगर एक बार देख लेंगे तो चीजें और भी आसान हो जाएंगे आप लोगों के सामने। तो देखो एक बीकर है, डेफिनेटली एक बीकर है आप लोगों के पास, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऐड 10 ml ऑफ इथानॉल हियर। तो 10 ml इथानॉल ऐड कर दो यहां। ठीक है, 10 ml जो है इथानॉल ऐड कर दो, इथानॉल ऐड कर दिए। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम मेकअप कर लो, वॉल्यूम मेकअप कर लो, पानी देके नॉर्मल वाटर नहीं देंगे, डिस्टिल वाटर, डी आयोनाइज्ड वाटर हम लोग यहां पर यूज करेंगे। ओके, सो यूज डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर से क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम मेकअप करेंगे और डेफिनेटली 100 तक ले जाएंगे इसको। यहां 100 लिखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग, तो 100 तक यहां वॉल्यूम मेकअप कर देंगे और ये बनके तैयार है 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथानॉल सॉल्यूशन। क्लियर हुआ, ये तीनों चीजें अच्छे से समझ में आया। अब देखो ये V/V जो कॉन्सेप्ट है वो हम कहां पर यूज करते हैं, डेफिनेटली जब सॉल्यूट जो होगा वो आपका लिक्विड होगा। ठीक है, ये जो V है ये सॉल्यूट, यहां पर क्या होंगे, सॉल्यूट जो होगा आपका, ये सॉल्यूट क्या होंगे, लिक्विड फेज में रहेंगे, लिक्विड में रहेंगे। समझ में आया, ये 3 पार्ट जो है कंप्लीट किए अभी। अब हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म जिसका नाम है मोलरिटी, राइट। तो सभी ने हेडिंग लगाओ अभी मोलरिटी के बारे में, उसको आज हम लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। देखो ये अभी तक जितने भी बताए ना तीनों टर्म, तो ये आप लोगों का क्लास 9 में था, राइट, सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड द स्फीयर, उसमें था, तो इसमें दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब देखो मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी
देखो मोलरिटी टर्म है, मोल का थोड़ा बहुत आ रहा है ना सेंस की मोलरिटी मोल, तो कहीं ना कहीं मोल तो रिलेटेड होंगे। तो पहले इसका मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो गाइस ये जो होता है ना मोलरिटी को आप लोग कैपिटल एम से डिफाइन कर लो, और इसका मतलब जो होता है आपका पहले जो बुक में लिखा होता है उसको लिख देते हैं, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन क्या चीज होता है एक्चुअल में। तो देखो ये चीज होता है, आपको क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute divided by volume of solution in a liter, volume of solution in liter, ठीक है। किस में लेंगे हम लोग, लीटर में लेंगे, और ये चीज आप लोग को सीखना होगा अभी। तो देखो मोलरिटी का मतलब समझ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेना होगा ऊपर, राइट, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में रहेंगे जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है उसको। अब ये जो है ये सॉल्यूट का मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जैसे कि एक एग्जांपल से चीजों को बेहतर तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको बोला गया है कि 20 ग्राम जो है वो 20 ग्राम NaOH को आप 1 लीटर में डिसॉल्व करो, ठीक है, 1 लीटर में डिसॉल्व करो। 1 लीटर का मतलब समझते हो आप लोग, मतलब होता है क्या, 1000 ml और 1000 cc और सेंटीमीटर क्यूब, डोंट कंफ्यूज भाई, ये सब एक ही काम है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 20 ग्राम NaOH 1000 ml cc सेंटीमीटर क्यूब जो है सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसको अलग रखो अभी। तो पहला जो काम करना होगा आप लोगों को, ये 20 ग्राम NaOH जो है ना, इस 20 ग्राम NaOH को मोल में ले जाओ। कि सर मोल में ले जाने का फॉर्मूला क्या है, देखो मोल होता है आपका जो मोल होता है वो होता है आपका गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये पता है सभी को। तो देखो गिवन मास क्या है, 20, जो गिवन रहेंगे उसको गिवन मास के हिसाब से लेंगे, और डेफिनेटली यहां पर 20 होगा। अब NaOH का मोलर मास क्या होता है, NaOH का मोलर मास होता है आपका 40 ग्राम पर मोल, तो 40 लिख दो और ये आपका आंसर आ जाएगा हाफ मोल। क्लियर हुआ। तो देखो मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पर हम लोग, m इजिकल्स टू क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, चलो आ गया है हाफ मोल, ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पहले से बता दिए हम, इसी वजह से आप लोग 1000 ml लिख सकते हो यहां पर, अर्थात 1 लीटर, ठीक है। तो इतना मोल पर लीटर आ गया, आपका आंसर क्या आया, हाफ मोल पर लीटर। देखो मोलरिटी का यूनिट जो है वो मोल पर लीटर करके आएंगे। बताओ यहां पर किसी को कोई दिक्कत है, यहां पर, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब देखो ये मोलरिटी वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब देखो और भी कहां तुम लोग को जो है कंफ्यूज नहीं होना है कि मान के चलो हम 500 ml दे दिए, 500 ml दे दिए तो क्या दिक्कत होने वाला है, कुछ दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। देखो अब NaOH के बदले में आप लोग और कोई और कुछ ले सकते हो, जैसे कि मान के चलो हम ले लिए 49 ग्राम जो है H2SO4 ले लिए, चलो 49 ग्राम H2SO4 ले लिए। तो पहला काम क्या करना होगा आप लोग को, मोल कैलकुलेट कर लो, ठीक है, चलो मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोल कैलकुलेट कर लो, यहां से क्या आएंगे आपका गिवन मास जो है 49 है, और बटे में हम लोग क्या करेंगे 98, H2SO4 का मोलर मास होता है 98, तो यहां से भी कितना आ रहा है, हाफ मोल आ रहा है आपका, ठीक है। अब मोलरिटी का जो इक्वेशन है समझ लो कि ये जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ना, ये चीजों को पहले याद कर लो, ठीक है, उसके बाद 2-4 मैथ्स कर लो तो चीजें आसान हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। नंबर ऑफ मोल्स पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लिए, अब उससे भाग देना है जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है, तो वो गिवन रहेगा कि इतना वॉल्यूम में वो प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर जो अगर रिटन फॉर्म में लिखा रहता तो ऐसा होता कि 49 ग्राम of H2SO4 is dissolved in 500 ml of solution, ऐसे करके, ठीक है।
तो आपका ये मोलरिटी होंगे यहाँ पर वो क्या होंगे, हाफ। हाफ मतलब 0.5 लिख लो। तो 0.5 डिवाइडेड बाई, देखो कितना ml में प्रेजेंट है, वो 500 ml में प्रेजेंट है। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या लिखेंगे, 500 ml। बट क्या यहाँ पर लीटर में करना होगा, तो आपको 1000 से भाग दे दो, तो डेफिनेटली 1000 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएंगे चीजें। ठीक है, अब देखो इसको काटाकुटी कर दो, तो डेफिनेटली आपका आंसर जो आएंगे 1 आएंगे। तो मोलरिटी आपका सॉल्यूशन का हो जाएगा 1 मोलर। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं बताओ। और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो आप लोग। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर 1 आया तो हम आपको इसको बोलेंगे 1 मोलर। ठीक है, 1 मोलर। अगर मान लो इस हिसाब से आता है कि हाफ, तो उसको बोला जाता है सेंटी। ये हाफ अगर आएगा तो क्या बोला जाएगा। उसके बाद आपके पास अगर मान लो कि m/10 आया तो क्या बोला जाता है। तो ये सब चीज अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो ये मोलर हो गया, ये हाफ मोलर, इसको बोलेंगे डेसी मोलर। तो ऐसे करके होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नॉर्मलिटी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नॉर्मलिटी के बारे में। तो सभी ने हेडिंग लगाओ अभी, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी हेडिंग लगाओ सभी ने, नॉर्मलिटी। अब देखो यहां पर चेंज होंगे, थोड़ा बहुत चेंज करना होगा। कहां चेंज करेंगे, यहां पर देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं लिखेंगे। जब हम लोग नॉर्मलिटी का एक्सप्लेनेशन करेंगे, नॉर्मलिटी का इक्वेशन लिखेंगे, तब मोल्स नहीं आएंगे, क्या आएंगे उसके बदले में, ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज होता है बताते हैं आप लोगों को। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखो तो पहला जो चीज है उसको हम जैसे मोल कैलकुलेट किए थे मोलरिटी में, यहां पर जो इंपॉर्टेंट टर्म है ये है आपका ग्राम इक्विवेलेंट। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लो, और बाकी जो है चीजें सेम है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, सब सेम है। तो पहला काम ये होगा आपका ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना। देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इजिकल्स टू जो गिवन मास होगा उसको तो लिखेंगे हम लोग ना, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, ये सॉल्यूट के लिए हो रहा है डेफिनेटली, तो यहां सॉल्यूट लिख दो तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये चीज समझ में आ गया है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिखने का तरीका क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं चीजों को। तो क्या है कि आपके पास मान के चलो कि 98 ग्राम H2SO4 है। ठीक है, अब इसमें ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो तो कितना है गिवन मास, कि ये गिवन है। ठीक है, ये जो है आपके पास ये गिवन है, ये गिवन मास है। तो चलो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। तो 98 वो गिवन ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। अब बताओ आप लोग H2SO4 क्या है, एक एसिड है। अब इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया थे आप लोगों को, इसी जो सीरीज चल रहा है उसमें है, आप लोग जाके देख सकते हो। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड होता है आपका, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड ये होता है आपका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अर्थात यहां पर बात करेंगे हम लोग बेसिसिटी के बारे में। ठीक है, एसिड के लिए किससे भाग देंगे, बेसिसिटी से भाग देंगे, ये समझ लो अच्छे से। और अगर हम लोग यहाँ पर एसिड के बदले में अगर बेस की चर्चा होता तो डेफिनेटली वहां पर
एसिडिटी का लिखते, एसिडिटी सॉल्ट होता तो वो भी हम लोग बात कर लिए थे कि सॉल्ट के लिए टोटल चार्ज ऑफ द कैटायन और एनायन ऐसा कुछ था, राइट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन जो रिड्यूसिंग एजेंट, उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होता है उस हिसाब से। तो सारा चीज आप लोग एक बार वीडियो जाके देख लो तो रिवीजन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पर ये जो H2SO4 जो है ये एसिड है, ये जो है आपका एसिड है, तो डेफिनेटली एसिड के लिए क्या चीज देखेंगे ना, बेसिसिटी देखेंगे। एसिड के लिए क्या देखेंगे, बेसिसिटी, और इसका बेसिसिटी 2 है, मतलब ये 2 जो है H प्लस दे सकता है और 2 OH माइनस के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका बेसिसिटी हो गया आपका 2। तो एंड फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया, तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 से भाग दे 2, तो ये आ जाएंगे आपके पास 49। क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ तो आप लोग अभी नॉर्मलिटी कैलकुलेशन कर लो। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, क्या आएंगे फिर अभी देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या आया, 49 आया, तो डेफिनेटली 49 लिख दो, डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो मान के चलो कि आपके पास, अच्छा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अभी तो कैलकुलेट किए ही नहीं हम लोग, राइट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा आपका, ग्राम इक्विवेलेंट मास तो कैलकुलेट कर लो, ग्राम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लिए, ये ग्राम इक्विवेलेंट मास है, ठीक है, ये ग्राम इक्विवेलेंट मास है H2SO4 का। तो आपका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये होंगे आपका गिवन मास कितना है 98। अब इक्विवेलेंट मास क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या है 49। चलो तो 2 आएंगे आपके पास जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर लो, और ये जो है ये आपका 1 लीटर में ही है, ऐसा मान के चलो 1 लीटर में ही है, तो नॉर्मलिटी आ जाएंगे 2, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो कैलकुलेट करके आया है वो 2 आया है, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1 लीटर है मान के चल रहे हैं हम लोग, तो डेफिनेटली 1 होंगे यहाँ पर, तो आपका नॉर्मलिटी क्या आ रहा है 2। समझ में आया? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंट सिस्टम के लिए आप लोगों को बता दिए। अब इस हिसाब से कैलकुलेट कर लो तो नॉर्मलिटी मिल जाएंगे, मोलरिटी नॉर्मलिटी दोनों चीज अभी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में एक रिलेशन आता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज समझ लो कि बहुत सारे सिस्टम के लिए नॉर्मलिटी मोलरिटी सेम हो जाते हैं। कब सेम होंगे बताओ, कि जब ये जो एन फैक्टर वाला आ रहा है ना, एन फैक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, वो जब आपका 1 होगा तब नॉर्मलिटी मोलरिटी समान होंगे। तो आप लोगों को आई होप ये चीज समझ में आया होगा। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, वो जो बता रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन द नॉर्मलिटी मोलरिटी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, देखना होगा आप लोगों को, ये धैर्य बना के देखना होगा, तब जाके चीजें समझ में आएंगी, कि टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए। तो देखो यहाँ पर जो चीज है नॉर्मल रिलेशन लिखेंगे हम लोग, ये रिलेशन होगा आपका रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। देखो बहुत सिंपल रिलेशन है, एकदम लिख लो आप लोग एक बार कि नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू एन फैक्टर इनटू मोलरिटी। ओके, अब ये एन फैक्टर क्या है इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो ये आपका एन फैक्टर जो है वो अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग होंगे। जैसे एसिड के लिए, एसिड का जो बेसिसिटी होता है, एसिड के लिए क्या होंगे उसका बेसिसिटी, वो आपका वो एन फैक्टर होगा उसके लिए। अगर बेस की बात करें हम लोग तो उस टाइम क्या होंगे उसका एसिडिटी, ये एन फैक्टर होंगे, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग बात करें सॉल्ट की, तो सॉल्ट के लिए एन फैक्टर क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ कैटायन का चार्ज और एनायन का चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन और एनायंस, दोनों में से कोई एक, ठीक है, क्योंकि एक सॉल्ट में प्लस माइनस इक्वल अमाउंट में रहते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो वहां पर कितना इलेक्ट्रॉन्स
गेन कर रहा है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, तो रिडक्टेंट के लिए क्या होंगे, रिडक्टेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। और ऑक्सीडेशन के लिए क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के क्या होंगे वहां पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, ठीक है, यहां लिख देते हैं उसको। ऑक्सीडेशन के लिए क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए आपका होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। तो ये होता है एन फैक्टर वाला। तो क्लियर हुआ ये, ठीक है। एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे और नॉर्मालिटी मोलरिटी के बीच में रिलेशन समझ में आ गया। नॉर्मालिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, इसको अच्छे से याद रख लेना। अब देखो यहां पर भी नॉर्मालिटी के केस में भी क्या होंगे कि आपका अगर इस हिसाब से आया, मान लो 1 नॉर्मल, तो नॉर्मल है, नॉर्मल सॉल्यूशन। अब हाफ इंटू नॉर्मलिटी आया तो क्या बोलेंगे उसको, 1/10 आया तो क्या बोलेंगे, देखो ये तो नॉर्मल सॉल्यूशन हो गया, ये है आपका सेमी सेमी नॉर्मल, ठीक है, सेमी नॉर्मल, समझ में आया। अब 1/10 क्या है, 1/10 है आपका डेसी नॉर्मल। आई थिंक मोलरिटी में थोड़ा करेक्शन कर लेना आप लोग, अगर 1 मोलर रहता तो मोलर मोलर सॉल्यूशन, ये आपका मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। 1/2 रहता तो आपका रहेगा ये सेमी मोलर होगा, सेमी मोलर। अब 1/10 m रहेंगे तो डेसी मोलर, ठीक है, ऐसा करके। और 1/100 होगा तो फिर सेंटीमोलर बोलेंगे उसको, ठीक है, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना, सेंटीमोलर, समझ में आया। और रिलेशन क्या आया, n इजिकल्स टू एन फैक्टर इंटू m। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात करेंगे हम लोग मोलालिटी के लिए। मोलालिटी क्या होता है, तो सभी ने जो है हेडिंग लगाना है, मोलालिटी क्या होता है। एक ही वीडियो में ये सब चीजें कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, तो आप लोग देखते रहो। मोलालिटी, मोलालिटी, मोलारिटी नहीं है, मोलालिटी। देखो ये क्या होता है, इसमें जो चीज बताया जाता है कि ऊपर का जो चीज है मोलारिटी जैसा ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या लिखेंगे कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में लिखा जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो बहुत अच्छे से समझ सकते हो आप लोग। जैसे कि देखो एक सॉल्यूशन ले लो, एक सॉल्यूशन ले लो जहां पर टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन से अगर हम लोग, देखो एक तो चीज होता है ना, एक सॉल्यूशन में समझ लो अच्छे से, एक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, होता है कि नहीं होता है, ये होता है। अब देखो सॉल्यूट का मास मान लो पता है, तो सॉल्वेंट का मास पता कर लेंगे, कहां से, ना सॉल्यूशन से माइनस दे देंगे, तो सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर सॉल्वेंट इज इक्वल टू आपके पास आ जाएंगे मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से आप लोग मास ऑफ सॉल्वेंट को कैलकुलेट कर सकते हो अगर मास ऑफ सॉल्यूशन पता है तो, और मास ऑफ सॉल्यूट पता है तो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तो बहुत अच्छे समझ सकते हो कि 20 ग्राम NaOH है आपके पास, 20 ग्राम NaOH,
तो ये क्या है आपका सॉल्यूट, ये मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, ठीक है। और टोटल जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, जो मास है, वो मान के चलो कि मास ऑफ सॉल्यूशन है आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूशन है 120 ग्राम। और हाँ 120 ग्राम ले लो, ठीक है चलो 120 ग्राम आपके पास सॉल्यूशन है। ओके, तो देखो मास ऑफ सॉल्वेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे यहां पर, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये होगा आपका मास ऑफ सॉल्यूशन 120 है, तो 120 माइनस कर देंगे आपको 20 से, तो आ जाएंगे 100 ग्राम आया। ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर लो। देखो 20 ग्राम लिए हैं NaOH, तो वहां से कैलकुलेट कर लो मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute is equals to given mass 20 divided by molar mass 40, मतलब हाफ मोल। चलो मोलालिटी कैलकुलेट करो, ये छोटा m से डिफाइन किया जाता है, तो मोलालिटी यहां कैलकुलेट करते हैं। तो आपका मोलालिटी आएगा m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब सॉल्वेंट का मास देखो ये 100 ग्राम आ गया था, तो 100 ग्राम में क्या करेंगे, भाग देंगे 1000 से, तो 1000 से भाग दे दो, इतना मोल पर केजी आ जाएंगे, ठीक है। इसका यूनिट जो होगा आपका मोल पर केजी में आएंगे, क्योंकि अब ये केजी हो गया। तो देखो 100 से 100 तो कट गया, अब ये 10 ऊपर आ जाएंगे ना, ये 10 ऊपर आ जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएंगे 5 मोल पर केजी, अर्थात 1 केजी सॉल्वेंट में 5 मोल आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। समझ रहे हो ना, इसका मतलब क्या है, 1 केजी अगर सॉल्वेंट रहता है वाटर मान के चलो, तो उसमें क्या है 5 मोल NaOH डिसॉल्व है। 5 मोल मतलब कितना है, 200 ग्राम, सही में 200 ग्राम, राइट। चलो अब तो मोलालिटी समझ में आ गया। अब आगे में जाके हम लोग बात करेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि सॉल्वेंट इन केजी, तो अच्छे से समझाएं आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो डेफिनेटली आप लोग दोबारा देख सकते हो वीडियो को। चलो अब देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो सभी ने हेडिंग लगाओ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक सॉल्यूशन में दो चीज होता है, एक सॉल्यूशन में आपका दो चीज होता है, एक होता है आपका सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो एक बाइनरी मिक्सचर है आपके पास, मिक्सचर एक सॉल्यूशन ही है, ठीक है। मिक्सचर क्या है, एक सॉल्यूशन ही तो है, जहां पर केमिकल रिएक्शन नहीं होता दोनों के बीच में, बट नॉर्मली मिक्स हो जाते हैं और सेपरेट भी कर सकते हो इजीली। तो ऐसे आपके पास एक बाइनरी मिक्सचर है जिसमें दो कंपोनेंट से बना हुआ है चीज, तो एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। ऐसे मान के चलो कंपोनेंट 1 कंपोनेंट ए और यहां है आपका कंपोनेंट बी। ओके, तो कंपोनेंट ए को मान लो कि सॉल्वेंट है और कंपोनेंट बी सॉल्यूट है, ऐसा मान के चलो। अब देखो कंपोनेंट ए जो है वो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और कंपोनेंट बी भी प्रेजेंट है, दोनों में कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट होगा तो बता दिया आपको कि सॉल्वेंट जो है वो ए है और सॉल्यूट जो है कंपोनेंट बी जो है वो सॉल्यूट है। अब जब इन लोगों को ऐड किया जा रहा है तो कुछ मोल के हिसाब से ऐड करेंगे हम लोग, तो मान के चलो ये आपका N1 मोल है और ये आपका N2 मोल है। तो जब ये लोग यहां पर आ जाएंगे तो एक होमोजेनियस मिक्सचर मान लो कि फॉर्म हो गया, यहां पर एक सॉल्यूशन फॉर्म हो गया है। अब इस सॉल्यूशन में अगर कंसंट्रेशन बताना होगा तो एक और भी तरीका होता है मोल फ्रैक्शन, कि कितना मोल में प्रेजेंट है आउट ऑफ टोटल मोल, ठीक है। मतलब कोई एक पर्टिकुलर जो है, पर्टिकुलर एक कंपोनेंट टोटल मोल के हिसाब से कितना प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे देखो मोल फ्रैक्शन होता है आपका कि मोल फ्रैक्शन होता है आपका
ऐसे कि मान लो कि कंपोनेंट ए का बताना होगा, तो मोल फ्रैक्शन एक्स से डिफाइन किया जाता है। एक्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू होगा आपका मोल्स ऑफ ए, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल मतलब दो चीज तो है ही यहां पर, टोटल नंबर ऑफ मोल, दो दो कंपोनेंट है, अर्थात ए है और बी है, तो दोनों का मिला के यहां पर बोलेंगे हम लोग। तो मोल ऑफ ए जो होगा यहां पर देखो n1 है और टोटल मोल ए और बी को मिला के n1 बाई n2 हो गया, तो x ऑफ ए जो आया है आपका ये आया, ठीक है। अब x ऑफ बी अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएंगे ना, आपका मोल ऑफ बी आएंगे, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ बी। देखो मोल ऑफ बी क्या है यहां पर n2 है, तो डेफिनेटली यहां पर n2 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल मोल होगा आपका n1 बाई n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, तो ये आ गया आपका xb। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गया है कि नहीं बताओ। तो ये तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब एक चीज देखो, अगर बोला जाए कि ये जो सिस्टम है यहां पर टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होगा, टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 1। कैसे, आप लोग ट्राई कर लो, आप लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि टोटल मोल क्या होता है। देखो x से प्लस एक्स भी लिखेंगे इज इक्वल टू 1 ही आएंगे। देखो कैसे ना, x के प्लेस में n1 लिखो, नीचे लिखो n2 प्लस, यहां लिखो n2 लिखो, n1 प्लस n2 ऐसे करके। तो चलो एलसीएम ले लो इसका, n1 बाई n2 और n1 प्लस n2, और ये n1 आ जाएंगे यहाँ पर n2 और ये कट हो गया, कट के हो गया 1, आंसर आ गया ना 1, तो ये प्रूव हो गया आपका। और ऐसे अगर मान लो कि बहुत सारा कंपोनेंट मिलके ये चीज बना होगा तो डेफिनेटली टोटल मोल फ्रैक्शन आपका 1 ही आएगा। ओके, अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से यहां पर समझेंगे कि पूरा चीजों को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। देखो तो ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट को वाटर मानो, ये सॉल्वेंट को आप लोग वाटर मानो और इस सॉल्यूट को मानो आप लोग अल्कोहल, ठीक है। अब देखो इसमें वाटर में मान लो ये 6 मोल ले लो, 6 मोल, और इसमें अल्कोहल ले लो आपको आप 4 मोल, ठीक है, 4 मोल। तो क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल आपका होगा 4 बटे में 4 प्लस 6 अर्थात 0.4, ठीक है, 4 बटे में 4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0.4, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर होगा आपका 6 बटे में 4 प्लस 6 अर्थात 0.6। अब इसको जोड़ दो तो 1 आ जाएंगे। तो ऐसे करके हम लोग बाइनरी सिस्टम का जो है आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारा चीज है सीखने के लिए, तो डेफिनेटली हम लोग आगे बढ़ेंगे और पार्ट्स पर मिलियन के बारे में बात करेंगे। सो गाइस पार्ट्स पर मिलियन जो होता है ना पीपीएम, इसका कहां यूज है पता है आप लोगों को, जहां बहुत ज्यादा सॉल्वेंट में थोड़ा सा मतलब एकदम नेग्लिजिबल, बहुत कम परिमाण में जो है सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। जैसे मान के चलो कि ये इतना बड़ा जो है आपके पास क्या है सॉल्वेंट है, और वहां यहां से छोटा सा करके इधर जो है सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होगा उस टाइम हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं बाय मींस ऑफ पीपीएम, जो कि अभी लिखने वाले हैं हम लोग। तो पीपीएम ऑफ कोई भी एक कंपोनेंट है एक्स मान लो, तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, तो मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 मतलब मिलियन होता है ना, 1 मिलियन, तो 1 मिलियन का इतना भाग है,
ठीक है, 1 मिलियन के हिसाब से आपको देखना होगा। जैसे कि 1 ppm का मतलब क्या होता है आपका, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, एक पार्ट्स पर मिलियन मतलब आपके पास टोटल 10⁶ है, उसमें से एक है मेरे पास, लाइक दिस। ठीक है, तो इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग ऐसे कि मान के चलो आपके, ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट जो चीज होता है ना वो आपका इक्वेशन है। जैसे v1 n1 इंटू v1 इजिकल्स टू n2 इंटू v2। इसको समझेंगे हम लोग अच्छे तरीके से कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, एक होता है डाइल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट। तो ये जो पार्ट, पहला वाला पार्ट जो लिख रहे हैं हम लोग यहां पर, वो है आपका बिफोर डाइल्यूशन। बिफोर डाइल्यूशन। और ये जो वाला पार्ट है ये है आपका आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है, ये एक इक्वेशन होता है। और एक इक्वेशन होता है आपका m1 इंटू v1 इजिकल्स टू m2 इंटू v2। इसका भी कैसे यूज करेंगे, देखो ये भी आपका बिफोर डाइल्यूशन है और ये है आपका आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है, तो देखो क्या चीज है, समझे कैसे समझे चीजों को। जैसे मान के चलो आपके पास एक v1 ml ऑफ सॉल्यूशन था, v1 ml solution, n1 concentration, you have a solution of v1 ml, you have a solution of v1 ml। ठीक है, you have a solution of n1 strength और n1 concentration, you have a solution of n1 normal and वॉल्यूम है v1। ठीक है, वॉल्यूम है v1 ml। तो n1 कॉन्सेंट्रेशन का आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है v1। नेक्स्ट यू ऐड सम वाटर, यू एडेड सम वाटर। बहुत ध्यान से सुनना है इसको। आप क्या किए, थोड़ा बहुत वाटर ऐड किए उसमें, तो वॉल्यूम राइज्ड। नाउ वॉल्यूम बिकम v2। वॉल्यूम v2 हो गया, ये पता है आपको, वॉल्यूम v2 हो गया, बट यू डोंट नो व्हाट विल बी द n। नाउ स्ट्रेंथ आल्सो चेंज, कंसंट्रेशन आल्सो चेंज, concentration also changed, now tell me what will be the new concentration, then what will be the new concentration of the solution, देखो एक आपके पास क्या था, एक सॉल्यूशन था जिसका स्ट्रेंथ क्या था, n1 एंड v1, मतलब n1 आपका कंसंट्रेशन था। ऐसे एक सॉल्यूशन था, इसमें आपका n1 लिखा हुआ है और ये टोटल वॉल्यूम है आपके पास v1 ml का n1 कंसंट्रेशन का एक सॉल्यूशन है। ओके, अब क्या हुआ कि इसमें थोड़ा बहुत पानी ऐड कर दो और डाइल्यूशन कर दो, इसमें वाटर ऐड कर दो और इसमें डाइल्यूशन कर दो। तो डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम चेंज हो गया। डेफिनेटली डाइल्यूशन जब करेंगे तो वॉल्यूम राइज होंगे, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। एंड ये जो नॉर्मलिटी है ये डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर, तो डेफिनेटली ये नॉर्मलिटी भी चेंज होंगे। बहुत अच्छे से समझना है, वॉल्यूम पहले v1 था उसमें थोड़ा पानी डाल के वॉल्यूम चेंज कर दिए। अब जो इसका कंसेंट्रेशन था n1, वो क्या n1 ही रहेंगे, नहीं रहेंगे ना, क्योंकि n1 जो है वो पहले था, बिफोर डाइल्यूशन था, ये बिफोर डाइल्यूशन था ये। अब आफ्टर डाइल्यूशन ये कंसेंट्रेशन चेंज हो जाएगा आपका, तो उसको n2 लिखें। बट ये टोटल जो आपका होगा ना n, अर्थात कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो कांस्टेंट रहेंगे, इसी वजह से ये फार्मूला वैलिड है, n1 v1 n2 v2। और जो चेंज होके जो कंसेंट्रेशन आया आपके पास, जो चेंज होके जो कंसेंट्रेशन आया
ये जो वॉल्यूम बिकम V2 एंड द कंसंट्रेशन आल्सो चेंज, देन व्हाट विल बी द न्यू कंसंट्रेशन। तो ये जो न्यू कंसंट्रेशन होगा आपके पास वो N2 है, एंड ये इक्वेशन से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि N2 इजिकल्स टू क्या होंगे, N1 V1 डिवाइडेड बाय V2। चलो इसको इस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और इसको ऐसे नॉर्मल इक्वेशन से भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन हो रहे हैं, मान लो कंपोनेंट ए के साथ कंपोनेंट बी, तो कंपोनेंट ए जो है, यहां समझते हैं इसको, कंपोनेंट जो ए है, कंपोनेंट ए के साथ रिएक्शन हो रहा है वर्सेस कंपोनेंट बी, ठीक है। तो कंपोनेंट ए का जो स्ट्रेंथ है आपका N1 है, उसका कंसंट्रेशन N1 है, इसका कंसंट्रेशन N1 है, और ये V1 यूज हुआ वॉल्यूम, ठीक है। यूज हो रहा है मतलब दोनों के बीच में रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसका N1 कंसंट्रेशन के साथ इसका N2 कंसंट्रेशन रिएक्शन हो रहा है बी का N2 कंसंट्रेशन। अब देखो जब रिएक्शन होता है तो कुछ वॉल्यूम कंज्यूम्ड होता है दोनों का, तो दोनों का जो वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट था वो यहां पर V1 था और यहां पर आपका V2 था, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया रिएक्शन, दोनों के बीच में रिएक्शन कंप्लीट हो गया, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को मिक्स कर दिए और कंप्लीट रिएक्शन हो गया, ठीक है। कंपोनेंट ए का जो कंसंट्रेशन था N1 था और कंपोनेंट बी का कंसंट्रेशन N2 था। अब देखो कंपोनेंट ए V1 ml के साथ कंपोनेंट बी का V2 ml का रिएक्शन हुआ है और कंप्लीट हो गया रिएक्शन पूरा, ठीक है। तो इस हिसाब से भी हम लोग लिख सकते हैं कि N1 V1 इज इक्वल्स टू N2 V2, राइट। अब कोई भी एक चीज अगर मिसिंग रहा यहां पर से, तो यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं बताओ। अब सेम चीज जो है, सेम चीज आप इस इक्वेशन में भी यूज कर सकते हो, मोलारिटी का इक्वेशन में भी, ये भी सेम टाइप का है और इसी हिसाब से यूज होंगे। देखो मोलारिटी का इक्वेशन को थोड़ा और भी एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि सारा कुछ जो है चीज बताएंगे आप लोगों को, पहले ही बता दिए थे। मोलारिटी का इक्वेशन देखो, दो इक्वेशन, दो ऐसे सिस्टम है आपके पास, एक और दो, दोनों को मिक्स कर दो एक बड़ा सा वेसल्स में। तो यहां पर देखो इसका कंसंट्रेशन है आपका M1 और वॉल्यूम है V1, इसका कंसंट्रेशन है M2 और वॉल्यूम है V2। अब दोनों को मिक्स कर दो, एक बड़ा सा वेसल्स में डाल दो इसमें, ठीक है। तो देखो बड़ा सा वेसल में डालने से इसका वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 हो जाएंगे, लेकिन क्या मोलरिटी M1 प्लस M2 होंगे? मोलरिटी की एडिटिव प्रॉपर्टी है ऐसा? डेफिनेटली नहीं होगा। तो नया जो वॉल्यूम आपका मोलरिटी होगा वो मान के चलो M है, तो M को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे M को? तो डेफिनेटली हम लोग इस हिसाब से सोच सकते हैं कि M1 V1 प्लस M2 V2 दोनों सॉल्यूशन का ले लेंगे और M1 V1 M2 V2 कैलकुलेट करेंगे, और मान के चलो ये M होगा आपका, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आ रहा है उसका M है, और M इंटू V1 प्लस V2 ऐसे करके लिखोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक है। M1 पता होगा, V1 पता है, M2 पता है, V2 पता है, V1 प्लस V2 पता है, तो M नहीं कैलकुलेट कर सकते, आसान है एकदम। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का M ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। बताओ किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो गाइस देखो यहाँ पर सारा जो है कंसंट्रेशन टर्म जो भी यूजफुल है आपका एग्जाम के रिगार्डिंग, चाहे आप लोग जेई दो, नीट दो, ये सवाल आता है, और नॉर्मल 11 का जो बोर्ड एग्जाम होता है, आई मीन स्कूल का एग्जाम होता है, तो वहां पर भी आते हैं ये चीज। और 12 का बहुत सारे चैप्टर के साथ ये चीज रिलेटेड है, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर में ये पहले ही ये सब के बारे में वहां पर बात हुआ है, मोलरिटी फॉर्मेलिटी लाइक दिस, ये सब फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी याद आ गया, फॉर्मेलिटी स्किप कर गया था ना, तो फॉर्मेलिटी बता देते थे। एक्चुअली फॉर्मेलिटी में क्या होता है आपका, फॉर्मेलिटी कब यूज करते हैं? नॉर्मलिटी
जैसा ही चीज है ये, ठीक है, मोलारिटी जैसा ही चीज है, बस फॉर्मेलिटी तब यूज करते जब आयोनिक सोल्यूशन हो, बस आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपके पास CaCl2 हो गया, आपके पास NaOH NaCl हो गया, राइट, इस हिसाब से आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। और यहां पर ग्राम फार्मूला मास यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है इक्वेशन, तो फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला यूनिट, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला ऑफ सॉल्यूट बटे में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, बस, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये सब चीज अच्छे समझ में आया होगा, एंड अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड टेल देम टू सब्सक्राइब। सो गाइज, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।